सो हेलो एवरीवन, हम लोग आ चुके हैं अपने नए वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है मॉसबर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आज हम लोग मॉसबर स्पेक्ट्रोस्कोपी के इंट्रोडक्शन और प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या होता है इसमें, एक बार हम लोग रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्या सीखे थे वो देखते हैं। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता था कि एक मॉलिक्यूल होता था, ठीक, उस पर हम लोग रेडिएशन डालते थे। वो रेडिएशन इंटरेक्ट करता था उस मॉलिक्यूल के साथ। ये कोई रेडिएशन था, ये एक मॉलिक्यूल था। जब इसको हम लोग इरिडिएट करते थे तो मॉलिक्यूल के साथ कुछ ये इंट्रैक्शन करता था, तो इंट्रैक्ट करता था और फिर यहाँ से क्या हो जाता था, स्कैटर्ड हो जाता था, स्कैटर्ड हो जाता था, ठीक है। तो यहाँ से स्कैटर हो जाता था। तो मॉसबर स्पेक्ट्रोस्कोप में क्या होता है कि यहाँ पे गामा रेडिएशन आता है। कोई मॉलिक्यूल होगा, उस पर क्या होता है, गामा रेडिएशन आएगा, गामा रे आएगा। और इसके साथ क्या करेगा, इसका जो न्यूक्लियस होगा, जो मॉलिक्यूल का न्यूक्लियस होगा, उस पर क्या करेगा, ट्रांजिशन करा देगा। मान लीजिए अगर ये कोई इसका न्यूक्लियस है, ठीक, ये कोई इसका न्यूक्लियस है और ये उसका ग्राउंड स्टेट था, ग्राउंड स्टेट था। तो गामा रेडिएशन जब इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, जब गामा रेडिएशन यहाँ पे आएगा तो इसका न्यूक्लियस कुछ हायर एनर्जी पे चला जाएगा, यहाँ पे हायर एनर्जी पे चला जाएगा। इसको एक्साइटेड स्टेट बोल देंगे हम लोग। तो मॉसबर स्पेक्ट्रोस्कोपी में यही चीज़ होता है कि क्या होता है, हमारा गामा रेज आएगा, मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेगा और न्यूक्लियर ट्रांजिशन करा देगा। तो मॉसबर स्पेक्ट्रोस्कोपी में दो चीज़ होता है, एक होता है हमारा सोर्स और एक होता है सैंपल। अच्छा, हम लोग को गामा रेडिएशन चाहिए, ठीक है। तो गामा रेडिएशन हम लोग को डायरेक्ट नहीं मिलता है। गामा रेडिएशन के लिए हम लोग को सोर्स की ज़रूरत पड़ती है कि हम लोग कहाँ से गामा रेडिएशन को लाएंगे, कहाँ से गामा रेडिएशन हमको मिलेगा। तो इसमें सोर्स होता है जो हम लोग को गामा रेडिएशन देता है। मॉसबर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग दो को पढ़ना है। एक होता है आपका कोबाल्ट 2757, इसका मास नंबर होता है ये, और ये एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। तो हम लोग मेनली इसी का पढ़ना है। तो क्या होता है कि सोर्स क्या करता है, गामा रेडिएशन इमिट करेगा। सोर्स क्या करेगा, ये जो सोर्स था हमारा, ये गामा रेडिएशन इमिट करेगा। और जो सैंपल है, सैंपल का न्यूक्लियस उसको एब्जॉर्ब करेगा और न्यूक्लियर ट्रांजिशन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो इस इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ये जो फेनोमिनन है या ये जो कॉन्सेप्ट है, ये दिया गया था बी कून के द्वारा 1929 में दिया गया था, ठीक। इसे हम लोग न्यूक्लियर गामा रेजोनेंस, न्यूक्लियर गामा रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कि हम लोग ने यहाँ पे देखा, गामा रेडिएशन आएगा एक न्यूक्लियस से, गामा रेडिएशन आएगा, एमिशन होगा, और दूसरा न्यूक्लियस उस गामा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और न्यूक्लियर ट्रांजिशन हो जाएगा, इसलिए इसको न्यूक्लियर गामा रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, ठीक। ये एक टाइप का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है। नीट में भी ऐसा क्वेश्चन आता है मल्टीपल में। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है ये हमें, ये जो क्या आता है, रेजोनेंस होता है, न्यूक्लियर ट्रांजिशन होता है, वो हमें क्या क्या चीज़ के बारे में बताता है। तो ये हमें केमिकल स्ट्रक्चर, मतलब जो हमारा सैंपल था उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या होगा, केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। मैग्नेटिज्म के बारे में बताया, मैग्नेटिज्म के बारे में बताएगा। एंड टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ बताएगा उसका, टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में वो बताएगा।
तो इतना था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल पार्ट। तो मोसबर स्पेक्ट्रोस्कोपी इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि हमारा कोई एक एलिमेंट होगा, ठीक, जिसका रेडियो एक्टिव डीके होगा। रेडियो एक्टिव डीके को हम लोग देखेंगे अभी कि होता क्या है। तो इसमें क्या होता है, एक एलिमेंट होगा, उसका रेडियो एक्टिव डीके होगा जिससे इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा। इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ये दोनों टर्म के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा तो ये या तो बी में कन्वर्ट हो जाएगा या तो अपने ए के आइसोटोप में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लीजिए कोई यहाँ पे एलिमेंट था तो उसका कोई आइसोटोप होगा, तो आइसोटोप में बदल जाएगा या फिर दूसरे एलिमेंट में बदल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक, फिर यहाँ से जब ये सबसे पहले एक्साइटेड स्टेट में आता है, जब ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर करता है या गामा या रेडियो एक्टिव डीके करता है, तो एक्साइटेड स्टेट में पहले आएगा। फिर क्या करेगा, गामा रेडिएशन इमिट करके अपने ग्राउंड स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया, एलिमेंट हुआ, रेडियो एक्टिव डीके हुआ जिससे इलेक्ट्रॉन कैप्चर हुआ, तो वो एक्साइटेड स्टेट में गया। फिर क्या किया, अपने ग्राउंड स्टेट में गामा रेडिएशन को इमिट करते हुए आ गया। तो हम लोग मोसबर स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, उससे पहले हम लोग देखते हैं कि रेडियो एक्टिव डीके होता क्या है। तो रेडियो एक्टिव डीके, इसको हम लोग एग्जांपल के साथ ले सकते हैं, जैसे कोबाल्ट 2757। ठीक, इसमें क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 27 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, प्रोटॉन भी 27 हो जाएंगे। और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, न्यूट्रॉन हो जाएंगे हमारे 30 न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक, तो नंबर सो, तो इसमें क्या होता है कि रेडियो एक्टिव डीके में क्या होता है, या इसको इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या बोलते हैं, कि इसमें क्या करता है, जो न्यूक्लियस होता है वो एक इलेक्ट्रॉन को, बाहर वाले एक इलेक्ट्रॉन को या फिर अंदर वाले एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेगा जिससे इसके इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगी। तो अब यहाँ पे पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 26 इलेक्ट्रॉन थे, तो 27 इलेक्ट्रॉन थे सॉरी, तो अब 26 हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, सबसे पहले क्या करेगा कि ये जो न्यूक्लियस था, एक इलेक्ट्रॉन को जो इसके ऑर्बिट में घूम रहा था उसको कैप्चर कर लेगा। ठीक, तो एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन बच जाएगा। तो वो जो प्रोटॉन बचता है, ठीक है, वो जो प्रोटॉन एक्स्ट्रा प्रोटॉन बचता है वो मतलब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए वो क्या रहा है कि क्या करता है, जो न्यूक्लियस होता है इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है, तो एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन बचता है, वो प्रोटॉन क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रॉन में। तो अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या हो जाएगा, मास नंबर सेम रहेगा। ठीक, आयरन में तो इलेक्ट्रॉन का नंबर हम लोग देखेंगे एक कम हो गया था। ठीक, तो प्रोटॉन का नंबर भी 26 हो जाएगा। क्योंकि जो एक्स्ट्रा प्रोटॉन था वो अब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया है। तो अब न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, सबसे पहले था 30, अब एक और बढ़ गया है तो हो जाएगा 31। ठीक, तो ये होता है रेडियो एक्टिव का केस पूरा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है। तो मोसबर स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोग का कोबाल्ट 27 में देखते हैं, इसमें क्या होता है। तो रेडियो एक्टिव डीके ऑफ कोबाल्ट 2757, इसमें क्या करता है, ये जो कोबाल्ट 2757 होता है वो सोर्स का काम करता है। हम लोग को गामा रेडिएशन चाहिए था न्यूक्लियर ट्रांजिशन के लिए, तो गामा रेडिएशन कहाँ से मिलता है, कोबाल्ट 2757 से। तो इसमें क्या होते हैं कि सबसे पहले एक्साइटेड स्टेट क्वांटम नंबर I = 7/2 में होता है। सबसे पहले ये जो कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट 2757, एक्साइटेड स्टेट क्वांटम नंबर I = 7/2 में होता है। तो क्या करता है, सबसे पहले यहाँ पे रेडियो एक्टिव डीके होता है इसका, रेडियो एक्टिव डीके। तो रेडियो एक्टिव डीके में क्या होता था
इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता था। तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो जाता था तो सबसे पहले क्या आता है कि ये जो Fe में Fe स्टार मतलब क्या है, ये एक्साइटेड स्टेट है इसका। Fe का क्या है, ये एक्साइटेड स्टेट है यहाँ पे। तो एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो क्वांटम नंबर i = 5/2 में होता है। तो यहाँ से ये एक्साइटेड स्टेट है तो क्या करेगा, अब रेडिएशन को रिलीज़ करेगा और अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। Fe2657 में आना चाहेगा। तो जब ये अपने एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो ये दो टाइप से आ सकता है, आता है मतलब, ठीक है। एक आता है 50% जो आता है वो क्या करता है, 137.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को रिलीज़ करके, एनर्जी को क्या कर रहा है, रिलीज़ कर रहा है, ठीक। तो एनर्जी को रिलीज़ करके डायरेक्ट आ जाता है ग्राउंड स्टेट में। फिर दूसरा टर्म में क्या होता है कि 55%, 85% ऐसा डीके होता है या फिर ऐसा एनर्जी रिलीज़ होता है जिसमें ये एक I = 3/2 एक्साइटेड स्टेट में आता है। 123 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को रिलीज़ करेगा और I = 3/2 स्टेट में आ जाएगा। फिर यहाँ से फिर आता है 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को रिलीज़ करके अपने ग्राउंड स्टेट में आता है, ठीक है। तो ये जो 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसी को हम लोग गामा रे बोलते हैं। तो ये जो गामा रे यहाँ से निकलता है, ये गामा रे सैंपल क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और न्यूक्लियर ट्रांजिशन हो जाता है। यहाँ पे ये न्यूक्लियस था, ठीक। अब यहाँ पे न्यूक्लियर ट्रांजिशन हो गया। तो देखें हम लोग पूरा प्रोसेस देखें कि सबसे पहले क्या होता है, कोबाल्ट क्या करता है, एक्साइटेड स्टेट ऑफ आयरन में आता है। एक्साइटेड स्टेट ऑफ आयरन ग्राउंड स्टेट में आने के लिए दो टाइप से आ सकता है। एक टाइप से क्या करेगा, डायरेक्ट आ जाएगा, 15% वैसे आते हैं, और 85% क्या करते हैं, सबसे पहले I = 3/2 में जाते हैं, फिर I = 3/2 से I = 1/2 में आते हैं। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस था। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि ये जो मॉसबर्ग स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो गामा रे इमिशन, ये क्या करता है, स्टडी ऑफ, ये जो मॉसबर्ग स्पेक्ट्रोस्कोपी है, स्टडी ऑफ द गामा रे एमिशन फ्रॉम द सोर्स न्यूक्लियाई and its subsequent absorption by the sample nuclei। ठीक है, क्या करेगा, सोर्स क्या करेगा, गामा रे इमिट करेगा, सैंपल उसको एब्जॉर्ब करेगा और उसमें न्यूक्लियर ट्रांजिशन हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, I = 3/2 है, वहाँ से I = 1/2 में आने के लिए 1.4 × 10⁻⁻7 सेकेंड लगता है। तो देख रहे हैं कितना रेडियो एक्टिव है, मतलब 1.4 × 10⁻7 सेकेंड में ये इस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ जाता है और गामा रेडिएशन को रिलीज़ कर देता है। तो ठीक है, इतना तो समझ में आ गया था कि सोर्स होता है, गामा रेडिएशन को इमिट करता है और सैंपल उसको एब्जॉर्ब करके न्यूक्लियर ट्रांजिशन करा देता है। लेकिन क्या होता है कि ये जो गामा रेडिएशन होता है, यहाँ से रिलीज़ होता है, वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, ठीक। क्या होता है कि यहाँ पे नहीं कर पाता है। इसमें क्या होगा कि जो सोर्स होगा, ये जो सोर्स था और ये क्या था, सैंपल था। सोर्स आइसोलेटेड Fe था, अभी हम लोग देखे थे यहाँ पे कि ये जो आयरन प्राप्त हुआ था हमको, जो आयरन एलिमेंट मिला था वो आइसोलेटेड था, फ्री था। लेकिन सैंपल में क्या होता है, आयरन कॉम्प्लेक्स में होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स में होता है, तो मतलब फ्री नहीं होता है यहाँ पे।
तो इसका जो एनर्जी होता है डेल ई जो होता है 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता था, हम लोग देखे थे। लेकिन जो सैंपल के पास जो एनर्जी जाता है डेल ई वो 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का नहीं होता है। क्या था, आइसोलेटेड एफई जो था उसका डेल ई जो था 14.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, लेकिन उसके पास ये 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी नहीं जा पाता है, इसलिए यहाँ पे सैंपल क्या करता है, एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता है, नॉट एब्जॉर्ब। ठीक, तो ये क्यों होता है? ये होता है दो कारण के कारण, दो कारण से होता है। एक होता है रिकॉइल इफेक्ट, एक होता है रिकॉइल इफेक्ट, दूसरा होता है डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे रिकॉइल इफेक्ट क्या होता है, डॉपलर इफेक्ट क्या होता है। होप यहाँ तक आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। तो आज के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो और भी अच्छे तरीके से बने और आपको समझ में आए। थैंक यू।